तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के हमारे टॉपिक में कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर। और इसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे कि किसी इलेक्ट्रोलाइट कोई लिक्विड है उसमें हम कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कैसे पता करें। तो इसमें डिस्कस करने में हम लोग चलते देखते हैं कि किसी मेटालिक वायर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे उसके हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, कंडक्टिविटी कैसे करते हैं, कंडक्टेंस करते हैं, ये सब बारे में डिस्कस करने हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर वायर है, ठीक है। अब इस वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज दैट हमने यहाँ पर दिया, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है, ठीक। तो हमने देखा कि जब इसमें हम करंट पास करेंगे तो करंट में पास करने के बाद वो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस वो प्रोपोर्शनल होता है इस लेंथ के, कितनी लेंथ है, और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपने पिछली क्लास में अपने पढ़ा होगा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो इक्वेशन में आएगा R इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं रो इंटू एल बाई ए। हम इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से रो निकालूं तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। यहाँ रो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये कैसे होगा, ये डिपेंड करेगा उस वायर के रेजिस्टेंस पर, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप रेजिस्टेंस बदलेंगे तो उसके हिसाब से लेंथ भी बदलेगी, एरिया भी बदलेगी। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये तीनों क्वांटिटी का रिजल्टेंट प्रोडक्ट है, ये नहीं बदलने वाला है। क्योंकि आर, ए और एल एक दूसरे पर डिपेंड है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनमें से किसी एक को बदलोगे तो अगला वाला उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा और रिजल्टेंट वही आएगा। इसका मतलब रो की वैल्यू नहीं बदलने वाली है। इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये मेटालिक नेचर बोल दिया गया। मेटालिक नेचर का मतलब अगर वो मेटल वही रहेगी तो फिर ये नहीं बदलने वाला है। ये सारी चीज़ें फिजिक्स के टॉपिक में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अब ये तो हो गया किसी एक मेटालिक वायर की कंडक्टिविटी, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस निकालना। अच्छा, यहीं पर हम अगर देखें 1/r को देख दें, रेजिस्टेंस का इन्वर्सली ले लें, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बोलते हैं। और रो को अगर हम 1/रो कर दें तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। यहां पर हमारा हो जाता है कंडक्टिविटी, ठीक। तो ये दो टर्म और आते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टोटल देखें तो रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये जो हम मेटालिक वायर के लिए पढ़ते हैं, ये तो हमारा फिजिक्स का है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है कि केमिस्ट्री की केस में मान लीजिए हमें कोई लिक्विड दिया है, तो क्या उस लिक्विड का भी कोई रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए कंटेनर में हमने कोई लिक्विड एटम जो है मटेरियल लिया, तो क्या इसमें भी कंडक्टेंस आएगा, इसके भी रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो मेन टॉपिक हमारा केमिस्ट्री का ये है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात हमें इसमें अगर देखना है कि ऐसी सिचुएशन में कि जब वो लिक्विड मटेरियल है, मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसका अगर हमें रेजिस्टेंस और ये सारी बातें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक। उसके लिए हम आगे आगे भी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पहले हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं, जैसे रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ये बोर्ड लेवल के लिए आप तैयार कर रखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो रेजिस्टिविटी, ठीक है, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसका एक नाम और है रेजिस्टिविटी है, उसका हो जाएगी यूनिट ओम मीटर हो जाएगी या ओम सेंटीमीटर होगी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम के से बोलते हैं, के सिंबल है उसे कप्पा बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस का हमारा सिंबल है ओम इनवर्स 1 है, या उसे हम साइमन एस से दिखाते हैं। तो ये सब यूनिट आप याद रखेंगे, इस पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस यूनिट सिंपल्स हैं, इनको आप याद रखेंगे। हाँ, के के बारे में थोड़ा सा रखना, 1/रो होता है। अब यहाँ पर 1/रो की अगर वैल्यू देखेंगे तो इसका आएगा ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1, ठीक है। ओम इनवर्स 1 को हम साइमन कहते हैं, मीटर इनवर्स 1 हो जाएगा तो साइमन मीटर इनवर्स 1 या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स 1। ये यूनिट भी पूछते हैं कि कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की यूनिट बताइए, तो ये सब तैयार कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी मेटेलिक वायर की कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमें ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी मेटेलिक वायर के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस को डिसाइड करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल।
यहाँ पर भाई अलग अलग मेटल का रेजिस्टेंस अलग अलग आता है, तो इसका मतलब कुछ मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट है द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, मीन्स क्या हुआ कि किसी भी मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, किसी की थोड़ी कम है, ये सब देखा जाता है कि उसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में। तीसरा पॉइंट हमारा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर हम ज़्यादा थोड़ा सा एम्फसाइज करेंगे, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की केस में जब हम किसी लिक्विड की कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस की कंपेयर करेंगे तो वहाँ इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी जो है कंडक्टिविटी घटती है और रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस जो होगा वो इस तरीके से टेम्परेचर के इन्वर्सली है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब हम यहाँ पर हमने देखा वायर की केस क्या है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमें, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। केमिस्ट्री का मेन टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। तो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसकी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को अगर हम करें तो हमारे पास तो दिक्कत एक ये है कि देखना, जब आप लैब में, फिजिक्स लैब में जाते होंगे और एक्सपेरिमेंट करते होंगे तो एक्सपेरिमेंट में वहाँ पर आप सीधे सीधे वायर लेते हैं, वायर को आप डीसी करंट बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से जो भी और अदर इंस्ट्रूमेंट, एम्पियर, वोल्ट मीटर या मीटर जो भी यूज करते हैं वो सारा चीज़ें आप अप्लाई करते हो यहाँ पर। ठीक है, और कोई सपोज दैट ये वायर है, रेजिस्टेंस वायर है, तो आप यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं और इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक, यहाँ आप डीसी करंट यूज करते हैं। अच्छा, डीसी करंट जब इस वायर से होके पास होती है तो ये वायर अगर मान लीजिए किसी चीज़ का बना हुआ है, सपोज दैट ये अगर कॉपर का है तो ये कॉपर का ही रहेगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, कॉपर का नेचर नहीं बदलने वाला है। तो मीन्स हम जो है फिजिक्स में हम डीसी करंट यूज करते हैं किसी वायर के केस में, वहाँ हम डीसी करंट पास करते हैं, मीन्स बैटरी वाली करंट हम सप्लाई करते हैं, तो उससे कुछ चेंज होने वाला नहीं होता। क्या हम यही वाली करंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करें? जी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे ही आप डीसी करंट का यूज करोगे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए तो क्या होगा, वो डीसी करंट उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंपोजिशन को चेंज कर देगा, मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे और कुछ अदर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को चेक करना है तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि हमारा डीसी करंट काम नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए कहा गया कि चलिए डीसी करंट नहीं काम कर रही तो हम एसी करंट यूज कर लेते हैं, तो वहाँ पर एसी करंट का यूज किया गया। तो पहली बात ये देखेंगे आप कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को निकालने चलेंगे तो आप डीसी करंट का यूज नहीं करेंगे, आप वहाँ पर एसी करंट का यूज करेंगे। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि वाई वी यूज द एसी करंट इन इंस्टेड ऑफ डीसी करंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम डीसी करंट का यूज ना करके एसी करते हैं, क्यों? तो आप सीधे सीधे ही बता देना भैया कैसा है कि अगर डीसी पास करोगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा और नया प्रोडक्ट बन जाएगा, तो जब नई चीज़ ही बन जाएगी वही नहीं रह जाएगा तो उसके कंडक्टिविटी का क्या मतलब बनता है। ठीक है, तो अब एक तो प्रॉब्लम ये थी हमारी कि जैसे ही किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को निकालने की बात आई तो वहाँ पर हमें दिक्कत आ गई कि भैया हम तो डीसी नहीं यूज़ कर सकते। दूसरी क्या समस्या है? दूसरी समस्या ये है कि जैसे पहले आपने जो वायर लिया था, वायर चूँकि वो सॉलिड मटेरियल है उसको आप सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हो भाई, दो बैटरी के दो टर्मिनल से आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर कोई लिक्विड ले लोगे तो लिक्विड को वायर की तरह तो नहीं रखा जा सकता कि भाई उसके एक पहला इंडे है दूसरा इंडे है तो उसको आप कनेक्ट कर दोगे। अच्छा, मान लीजिए आपने कहा कि चलो मैं तो ऐसे कर सकता हूं कि यहां पर एक यू शेप की ट्यूब ले लेता हूं इस जगह से और इस जगह से कनेक्ट कर देता हूं, ऐसे यहाँ प्लस रख दिया, इधर बैटरी का माइनस कर दिया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हमने एसी करंट यूज कर लिया, डीसी की बात नहीं चल रही तो एसी का सिंबल इस तरीके से है तो एसी यूज कर लिया, ऐसे बना लो। हाँ, बना तो लिया यहाँ, ठीक है। अब इसमें लिक्विड तो आ जाएगा और इससे होकर के करंट जब पास होगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, करंट पास होगी, करंट इधर जब मूव करेगी इस टाइप से, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस तरीके से आयन के मूवमेंट से करंट जब बनेगी, करंट तो पास हो जाएगी। लेकिन अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें? पहली बात तो कनेक्टिविटी की हमने प्रॉब्लम इस तरीके से दूर कर लिया कि चलो इस टाइप की डिज़ाइन बना लो। दूसरी डिज़ाइन ये है कि अगर आर निकालोगे, इस लिक्विड का रेजिस्टेंस मान लीजिए कहीं आर आ रहा है तो आर इज इक्वल टू आएगा रो इंटू एल बाई ए।
रो अभी हमें तो दूर की बात है, अभी तो हम रेजिस्टेंस नहीं निकाले हैं, तो उसकी हम रेजिस्टिविटी कैसे पता करेंगे। हाँ, यहाँ L बाई ए भी नहीं पता है। अब L क्या है, L तो भाई इस वाले जो भी आपने कॉलम बनाया है इसकी लेंथ होनी चाहिए, और A क्या है, A इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना है। तो यहाँ पर एक समस्या और आई कि L और A कैसे निकालोगे। जब तक आप L A नहीं निकालोगे, R नहीं पता होगा, इनमें से, इन तीनों में, चारों में से तीन जब तक पता नहीं होंगे तब तक आप चौथे को कैसे निकालोगे, तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कुछ चेंज किया गया, वैज्ञानिकों ने काम क्या किया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर दूसरे तरीके से किसी वायर की कंडक्टिविटी को हम निकाल लेते हैं, और वो नोन होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक नोन मटेरियल लो जिसकी कंडक्टिविटी पहले से पता हो। अदर मेथड से किसी दूसरे तरीके से निकाल करके उन्होंने देखा, वो अलग टॉपिक है कि कैसे कंडक्टिविटी अदर मटेरियल की निकाली जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने KCl सॉल्यूशन लिया स्टैंडर्ड के रूप में, और उसकी कंडक्टिविटी उन्होंने जो पहले से पता है वो नॉन कंडक्टिविटी का यहाँ पर KCl सॉल्यूशन ले लिया। तो जब उसकी कंडक्टिविटी पहले से ही पता है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखो क्या होगा कि रेजिस्टेंस आप R इक्वल टू हो जाएगा 1/R। यहाँ पर अगर हम कर लें 1/R, सभी को 1/R, 1/R मतलब 1 बाई कर दो 1/R, तो यहाँ क्या हो जाएगा A/L। ठीक, तो 1/R को हम यहाँ पर सीधे सीधे कंडक्टेंस दिखा सकते हैं। कंडक्टेंस हो जाएगा 1/R इक्वल टू कंडक्टेंस, और ये हो जाएगा 1/ρ इक्वल टू हो जाएगा हमारा कंडक्टिविटी। तो देखना यहाँ पर ये हो जाएगा, अब कंडक्टेंस को यहाँ पर हमने सिंबल दिया G से, G इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर K इंटू A/L। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम K निकालें तो K इक्वल टू हो जाएगा G इंटू L/A। ठीक, अब G है क्या, G है 1/R है, तो K इक्वल टू 1/R इंटू L/A। यहां से कंडक्टिविटी निकाल लिया भाई, ये वाला नॉन सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी है। अगर हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए जी, L/A। अब क्या किया गया, 1/R मीन्स रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस के लिए क्या किया इन्होंने काम किया कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो एक व्हीट स्टोन ब्रिज की कॉन्सेप्ट आता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आपके पास 4 वायर हैं, एक, ये 2, ये 3 और ये 4th 4 नंबर का है, मान लीजिए A, B, C, D। इस वाले की रेजिस्टेंस नोन है, मान लीजिए R1 है, इसका R2 है, ये R3 है, ये भी पता है, और ये R4 वाला यही अननोन है। इसको आपको निकालना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो क्या करता है उन्होंने देखा, व्हीटस्टोन ने उन्होंने एक ब्रिज टाइप की स्ट्रक्चर बनाया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, A1 वाले को ऐसे यहाँ पर उससे कनेक्ट करो, ये A के बाद उससे कनेक्ट करो B को, फिर यहाँ से आप जो है कनेक्ट करो इससे, इस जगह से C को, और यहाँ से कनेक्ट कर दो ये D को, इस टाइप से, और इनके बीच में आप गैल्वेनोमीटर लगा दो। अब उन्होंने देखा, और ये पूरे सेटअप को आप सीधे सीधे बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है, उन्होंने देखा कि अगर A और B का जो रेशियो है, इफ द रेशियो ऑफ A एंड B इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ C एंड D, मतलब A डिवाइडेड बाई B इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D, अगर A और B और C और D का रेशियो सेम हो गया तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी मतलब इंडिकेशन नहीं आएगा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आ जाएगी 0। तो करते क्या है, इसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर A आपका नोन है, B आपका नोन है, C वेरिएबल ले लेते हैं। C वेरिएबल, इसको यस से भी नाम देते हैं, सिंबल है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो A, B और C, D यहाँ पर दिया है। C वाला वेरिएबल इसको ले लेते हैं कि रेजिस्टेट नामक होता है वहाँ पर, उससे आप वेरिएट कर सकते हो रेजिस्टेंस को।
तो ए बी है और सी डी, इसको यहाँ पर वेरिएबल ले लिया। तो उन्होंने क्या किया कि ए और फिक्स, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पर हमने ले लिया 10 ओम और बी का है हमारा 20 ओम, ठीक है, और सी यहाँ पर हमारा वेरिएबल है और डी हमें पता ही नहीं क्या है। सी वेरिएबल को आप चेंज करते रहो, आप देखेंगे कि जब सी और डी का रेशियो ए और बी के रेशियो के बराबर आएगा, ए और बी का रेशियो क्या है, यहाँ आएगा 1/2। इसका मतलब सी और डी का नहीं पता है, सी की वैल्यू आप बदलते रहो, जिस सिचुएशन में सी की और डी की रेशियो बिल्कुल 1/2 आ जाएगा, इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करो, जो सी वेरिएबल है आप बदल रहे हो ना, आप ही उसको चेंज कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपने इस समय सी की वैल्यू कितनी लगाई कि यहां गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ गया, तो सी भी पता चल गई, वो आप प्रैक्टिकली कर रहे हो। ए और बी आप ऑलरेडी पहले से रखे हो, तो जब ये भी पता चल गया, इनका रेशियो हो गया, तो डी, तो यहाँ से डी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करके किसी अननोन रेजिस्टेंस की रजिस्टर की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है जी, फिजिक्स में ऐसा होता है, तो हम भी ये काम करेंगे। जहां पर हमारा ये अननोन रेजिस्टेंस है डी वाला, यहीं पर आप अपनी कंडक्टिविटी सेल लगा दो, वही वाले जो डिजाइन आपने बनाया था, जिसे हम बोलेंगे कंडक्टिविटी सेल, ये लगा दो, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ जिसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस रेजिस्टेंस का भी, ये वाली लिक्विड का जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आप जो है बिल्कुल आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, P/Q = R/S के कॉन्सेप्ट से। तो क्या किया गया, सिंपल सी बात है कि हम जा रहे थे किसी इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को निकालना, उसकी कंडक्टिविटी निकालना, कंडक्टेंस निकालना। तो इलेक्ट्रोलाइट की केस में क्या किया गया कि पहली बात तो एक दिक्कत आई कि उसको हम डीसी करंट नहीं पास कर सकते, क्योंकि कंपोजिशन बदलेगा, तो एसी पास किया, फिर देखा कि उसको कनेक्ट नहीं कर सकते रेजिस्टेंस वायर की तरह, तो एक डिज़ाइन दी गई, सिलेंड्रिकल एक होलो ट्यूब लिया गया ग्लास का, तो उसको बाद में कंडक्टिविटी सेल बोला गया, उसके अंदर हमने लिक्विड को फिल कर लिया। अब हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी वाली प्रॉब्लम तो दूर हो गई। फिर भी एक प्रॉब्लम आई कि हम उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालें, अननोन जो है लिक्विड का। तो अब उस रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कर लिया गया। तो यहाँ से जो भी लिक्विड आपने इसमें फिल किया था उसका रेजिस्टेंस पता चल गया। क्या क्या बातें पता चल गई, निकालने जा रहे थे कंडक्टिविटी इंटू L/A फार्मूला बना हुआ है, ये फार्मूला हमेशा याद रखना कंडक्टिविटी निकालने का, ये स्पेसिफिक फार्मूला इस टाइप से बना लेना। अलग अलग तरीके में अलग अलग लोग बताते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि इस टाइप से भी आप बढ़िया से काम कर सकते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगी बोर्ड में, वो इस टाइप में सब में एक साथ मिल जाएंगी। तो कंडक्टिविटी निकालना है, तो रेजिस्टेंस आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब बच रहा है क्या, L/A। अब L/A आप कहोगे कि क्या करो कि ये जो सेल बनाए थे, इस सेल का आप मेजर कर लो भाई, उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। चलो मेजर करने की बात देख लेते हैं कि आपने जो इस तरीके से डिज़ाइन दिया, जिसको आपने बाद में कंडक्टिविटी सेल बोला, इसको आपने इस तरीके से AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप कहो कि चलो इसकी लेंथ नाप लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A नाप लेते हैं। अब भाई बताओ, जब आप लेंथ मेज़र करोगे तो आप इसकी लेंथ मेज़र करोगे तो बाहरी सरफेस से बाहरी सरफेस का मेज़र करोगे। यहाँ इसकी जितनी थिकनेस होगी, क्या उतने थिकनेस के बाद के बराबर एरर नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी एरर। मींस आप एग्जैक्ट लिक्विड की पूरी लेंथ क्या है वो नहीं मेज़र हो सकता, क्योंकि थोड़ी सी ग्लास की थिकनेस आ रही है। आप बाहर से जो भी स्केल लगाओगे बाहर ही तो लगाओगे, अंदर वाले साइड से तो नहीं लग पाएगा। अच्छा, दूसरी अगर आप इसका जो एरिया भी निकालोगे वो भी उसके बाहरी सरफेस का निकलेगा। इसका मतलब आप एक्यूरेटली कोई भी इंस्ट्रूमेंटल तरीका जो भी आपके लैब में अवेलेबल है, चाहे वो आप वहाँ पर बैरियर कैलिपर से यूज़ करना चाहते हो या स्क्रू गेज यूज करके अगर आप निकालना चाहते हो, तो वो सब यहाँ जो है नहीं सही से परफेक्ट जो है वैल्यू नहीं देंगे, कुछ ना कुछ एरर आएगी। तो हम क्या करें कि कुछ हमारा ऐसा तरीका ढूंढें कि जिससे हमें L/A मीन्स L भी अच्छे से मिल जाए और एरिया भी मिल जाए। तो इसके लिए L/A की वैल्यू की डिस्कस किया गया, ठीक। तो अब यहाँ पर वैज्ञानिकों ने कहा, उन्होंने कहा कि L/A निकालना है, जब इसको हम कोई प्रैक्टिकल तरीके से ऐसे नहीं कर सकते तो थ्योरेटिकली करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ अगर हमें कंडक्टिविटी पता हो जाए किसी तरीके से, और रेजिस्टेंस तो व्हीटस्टोन ब्रिज से पता ही चल गया है जाएगा, तो हम L/A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक KCl सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड का लिया, नोन कंसंट्रेशन का, इसकी कंडक्टिविटी नोन है, नोन कंडक्टिविटी, ठीक है।
इसकी नॉन कंडक्टिविटी लिया, अब के पता है उसका, रेजिस्टेंस से निकल गया, तो एल बाई ए यहाँ थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लो। तो इस तरीके से एल बाई ए की वैल्यू निकाल ली गई। अब समझो इसका क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर इस सेल को थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि इसमें एक यहाँ से होल दिया गया कि बाय द वे अगर आप इसको बार बार यूज करना चाह रहे हो तो इस वाले पॉइंट से आप उसके अंदर किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाल सको और उसे बाहर निकाल भी सको, मीन्स इसका बार बार यूज कर सको। क्यों बार बार यूज करना चाह रहे हैं? इसलिए कि जब एक बार एल बाई ए की वैल्यू निकल गई तो वो एल क्या होगा, इस सेल की स्पेसिफिक डिजाइन के हिसाब से जो इसके अंदर लिक्विड भरा जाएगा उसकी लेंथ और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ये फिक्स हो जाएगी। अगर इसी सेल को आप बार बार यूज करना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रोलाइट बदलते रहो, इलेक्ट्रोलाइट भले चेंज हो जाएगा लेकिन उसकी एल और एरिया जो आएगी वो तो नहीं बदलेगी। अब इस सेल की वैल्यू हो गई वो, तो इसी को बोला जाता है सेल कांस्टेंट। जो आपने सेल यहां बनाई है सेल कांस्टेंट इसका नाम दिया गया। हाँ, आपके सीबीएसई में इसका सिंबल जी स्टार से दिया गया, ध्यान रखेंगे, कैपिटल जी और कैपिटल जी स्टार। कैपिटल जी का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस का उल्टा मीन्स कंडक्टेंस का सिंबल कैपिटल जी, और जी स्टार जो दिखा रहे हैं ध्यान रखना वो सेल कांस्टेंट का सिंबल है। तो सिंबल के बारे में थोड़ा सा केयर रहना। तो यहाँ से एल बाई ए की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अब क्या करना है, आप इसी सेल को यूज करो बार बार, इसमें इलेक्ट्रोलाइट बदलते रहो, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो, जो भी इलेक्ट्रोलाइट बदलना हो बदल दो, लेकिन एल बाई ए आपको हर बार वही आएगा। अच्छा, हर बार जब एल बाई ए पता चल गया, अब आप कोई दूसरा एक इलेक्ट्रोलाइट लो जिसकी कंडक्टिविटी निकालना है, तो आर की बात जो आएगी उसको हर बार हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर देना। हर बार इस सेल को हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट करो, वहां से रेजिस्टेंस निकालो, एल बाई ए फिक्स है, ऑलरेडी नोन है उस पार्टिकुलर सेल के लिए, ठीक। और यहां से आप उसकी कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। हाँ, ये वाली सेल जब तक सेफ रहेगी, यूज होती रहेगी, तब तक इस सेल का पार्टिकुलर एल बाई एक बार जो बन गया वो वही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, तो इसे थोड़ा सा स्पीड में हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एल बाई ए की वैल्यू को हमने जब निकाल कर देखा तो हमने जो है कंडक्टिविटी सेल उसी के जो है कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट बता दिया। अब यहाँ से अगर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, सारा फार्मूला मैंने आपको ये पहले बार करके दिखाया कि के इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। ये तरीका याद करके इस तरीके से इस फार्मूले को याद रखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। आई थिंक जब आप क्वेश्चन आपसे जो बोर्ड में पूछा जाता है उसमें ज़्यादातर रेजिस्टेंस दिया होता है, एल होता है, ए होता है, मीन सेल कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो अगर आप किसी दूसरे तरीके का फॉर्मूला बना के चलोगे, जैसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ फिर आपको जी के लिए फिर 1/r करना पड़ेगा, तो वैल्यू ये वाली मिलती है आपको बोर्ड में। तो आसानी से ये वाला फॉर्मूला, यही बार बार तरीका याद रखना कि जब भी आपको कंडक्टिविटी निकालनी होगी तो के इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए ही यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप से हमें क्वेश्चन को करना है। तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ NaOH सॉल्यूशन करें कि एक NaOH सॉल्यूशन लिया गया है, तो उस NaOH सॉल्यूशन की जो डायमीटर यहाँ पर ये मैं दे दे रहा हूँ, ये देखिए ना, मान लीजिए कंडक्टिविटी, हमारे पास एक कंडक्टिविटी सेल है, कंडक्टिविटी सेल है, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया AC सोर्स से, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहे हैं कि इसमें NaOH सॉल्यूशन फिल है, NaOH है, ठीक है जी। ऑफ ए कॉलम ऑफ NaOH सॉल्यूशन डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, बोल दे रहा है, इन्होंने बोल दिया कि यहाँ जो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया आ रही है, एरिया उसका डायमीटर, एरिया निकालने के पहले डायमीटर दे दिया, तो डी मीन्स इसका कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि इसकी रेडियस निकालना है, तो यहाँ से d/2 हो जाएगा, मीन्स 0.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। और आपको क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, तो ए इक्वल टू यहाँ सीधे सीधे πr स्क्वायर कर लोगे तो आपकी एरिया आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए इन्होंने ए ना दे करके डायमीटर दे दिया, डायमीटर से आप सीधे रेडियस, रेडियस से फिर एरिया निकाल लेंगे। लेंथ इसकी कह रहे हैं 50 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेंथ तो बता दिया कि इसमें जो लिक्विड की लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। तो सिंपल से कहना इनका ये है कि आप एल बाई ए की वैल्यू यहाँ निकालो, खुद से इस सेल की जो है सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। तो क्या करना आपको, लेंथ जो दिया गया उस लेंथ की वैल्यू निकालो, कितनी ली है लेंथ, और यहाँ से फॉर्मूले में आप रख सकते हैं, देखो के इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। तो हम आपको कहा जा रहा है कि एल बाई ए की वैल्यू पहले निकाल लो। यहाँ से पहले तो एरिया πr स्क्वायर
पाई 3.14 वैल्यू है, आर की वैल्यू मैंने बताया 0.5 होगी, डी/2 करोगे, स्क्वायर करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यूनिट को ध्यान रखना सेंटीमीटर में यहाँ पर है। तो अब आपको क्या करना है, कंडक्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टेंस दिया है यह यहाँ पर 5.55 ओम इंटू 10⁻3। एरिया आपने निकाल लिया, लेंथ है ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में हो, ध्यान रखना कि एरिया जो है मीटर में, अगर मान लीजिए डायमीटर मीटर में दे दे और लेंथ आपका सेंटीमीटर में दे दे हो तो एग्जैक्ट वही वैल्यू नहीं यूज़ करना है, उसको ध्यान रखना कि आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इस टाइप से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के उत्तर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखना क्या दिया है इन्होंने, द कंडक्टिविटी सेल कितना है सॉल्यूशन का, इतना दे दिया गया, कंडक्टिविटी डायरेक्ट दिया है, रेजिस्टेंस भी दे दिया गया 100 ओम। ठीक है, कह रहे हैं कि एक इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर सैंपल, कह रहे हैं एक दूसरा सैंपल दिया गया केसीएल सॉल्यूशन का जिसका रेजिस्टेंस 520 ओम पाया गया, तो पूछ रहे हैं कि आप कंडक्टिविटी ऑफ अदर सैंपल की बताइए क्या होगी। तो यहाँ से देखो क्या है, एक काम